आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के ऊपर, जो कि हमारे यूजीसी नेट 2026 जून अटेम्प्ट में पेपर 1 में है, ये यूनिट 2 रिसर्च से रिलेटेड। और अगर आपका लाइब्रेरी साइंस है पेपर 2, तो उसमें यूनिट 9 जो है वो भी रिसर्च से रिलेटेड है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक एक करके सारे टॉपिक फिनिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रिसर्च। तो रिसर्च एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका रिसर्च है, जिसका मतलब होता है क्वेस्ट फॉर नॉलेज, मतलब नॉलेज के लिए एफर्ट डालना, नॉलेज गेन करने के लिए। अगर इसकी प्योर डेफिनेशन देखें तो वो होती है सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ऑफ अ सब्जेक्ट एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग और रिवाइजिंग द फैक्ट्स। मतलब ये एक सिस्टमैटिक किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ की गई एक इन्वेस्टिगेशन है, ताकि हम कोई नई चीज़ या तो डिस्कवर कर सके, या जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड चीज़ है उसके फैक्ट्स को रिवाइज कर सके या वैलिडेट कर सके कि वो सही है कि नहीं। ये डिस्कस करता है फैक्ट्स को भी, इवेंट्स को भी, कोई बिहेवियर है, कोई थ्योरी है, सब कुछ। तो रिसर्च होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये सब एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टिंग फैक्ट, एक नई डायरेक्शन देता है फैक्ट्स को, एक कोई समथिंग न्यू, नया, बिल्कुल नया ही इनोवेट करने में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स ये एक सिस्टमैटिक होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना होता है। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब हम इसे प्योरली एनालाइज करते हैं, तब किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। एक पर्पस होता है कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने का, चाहे वो थ्योरी डेवलप करना हो, चाहे फैक्ट्स को वैलिडेट करना हो, चाहे एक नई चीज़ फाइंड आउट करना, जो भी है, इसका एक पर्पस होना चाहिए। इसका एम होना चाहिए किसी भी फिनोमिना को या इवेंट को डिस्क्राइब करना। ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, मतलब ये एविडेंस बेस्ड होता है। हम ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते, हमें कोई प्योर एविडेंस देना होता है, चाहे वो थ्योरेटिकल एविडेंस हो, चाहे प्रैक्टिकल एविडेंस हो। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथ से रिलेटेड हो सकता है। नीड ऑफ एक्सपर्टीज, अब रिसर्च करने के लिए भी एक्सपर्टीज होती है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, वो सब। इसके अलावा है, इससे फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, या तो हमें एक फाइनल थ्योरी मिलती है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, कि भाई पूरे स्पेस में ग्रेविटी है, ऐसे जनरलाइज किया जा सकता है। ये एक स्पेसिफिक थ्योरी वगैरह भी मिल सकती है जो हमें हेल्प कर सकती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है साइंटिफिक नॉलेज गेन करना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, फैक्ट्स को डिस्कवर करना, कोई रेमेडियल आंसर ढूंढना, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नई नई थ्योरीज बिल्ड करना, या जो हमें ऑलरेडी फैक्ट्स पता है उनके बीच में ऑर्डर फिक्स करना, या उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है फाइंड आउट करना। पर्पस या नीड, अब क्यों ज़रूरी है रिसर्च करना, ताकि हमारी ह्यूमन नॉलेज बढ़े, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चले, या जो नई डिस्कवर कर सके, हम एक नया लॉ, नई थ्योरी सेटअप कर सके जो सभी चीज़ों पे अप्लाई हो सके, जनरलाइज हो सके। कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट हमें पता है उसको वैलिडेट कर सके कि हाँ वो सही है या वो गलत है। हम सोशल कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज कर सके। अगर ये वाला पोर्शन है पेपर सेकंड वालों के लिए, कि स्पेशली लाइब्रेरी साइंस में इसका क्या रोल है, कि हम लाइब्रेरी की सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, कि आइडेंटिफाई कर ले क्या प्रॉब्लम्स है, लाइब्रेरी को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके कि भाई यूजर्स को क्या चाहिए उसके बेसिस पे। फिर टेक्नोलॉजी असेस कर सके कि अभी करंट टेक्नोलॉजी कौन सी है लाइब्रेरी में और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, रिसोर्स को मैनेज करने में, यूज़र बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, या एक नई रिसर्च वगैरह को फंड करने में। ये स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के लिए है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी में इसका क्या है, इसका एक एजुकेशन फंक्शन है। इसके अलावा एजुकेशन का मतलब है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को और बताना। क्रिटिकल फंक्शन है, मतलब नई नई टेक्निक्स, प्रोसेसेस की लाइब्रेरियनशिप होती क्या है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में जानना। सिंबॉलिक फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी में क्या डेवलपमेंट है, उन सबको जानना। अब अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगी, तो ये मेरे नोट्स का एक पेज है जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो रिसर्च बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। सबसे होता है, पहले होता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, जिसका मेन एम होता है नॉलेज गेन करना। इसमें हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या हम अप्लाई नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें मेन एम इसका सिर्फ एक ही होता है, विच इज अपनी नॉलेज के लिए कर रहे या किसी भी एक नॉलेज को, आइडियाज को जनरलाइज करने के लिए। इसका मेन एम यही होता है, विदाउट इंटेंशन टू अप्लाई और प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह के अलावा। एग्जाम्पल जैसे लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम्पल दे तो 5 लॉज जो है उसका मेन एम ये था कि एक थ्योरी डेवलप करना कि मेन 5 लॉज वगैरह कौन से हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है अप्लाइड रिसर्च। इसका मतलब है, इसका मेन होता है प्रॉब्लम या एक्शन ओरिएंटेड, कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना जो अप्लाई किया जा सके, जिसको लागू किया जा सके, पॉलिसी बनाया जा सके। ये
ये यूजुअली हम सोशल बेनिफिट्स के लिए करते हैं कि हमें पता रहे कि कैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं। यूजुअली ये कॉस्टली होता है, लार्ज स्केल पे होता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइब्रेरी सर्विसेज का इवोल्यूशन, कि लाइब्रेरी कौन-कौन सी सर्विसेज देगी, कौन कैसे बेनिफिट करेगी वो। फिर होता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च, जैसे कि नाम पे ही है। इसका मतलब है हम अलग-अलग आइडियाज़ को ऑब्जर्व करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे एक थ्योरी डेवलप करेंगे। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर दोनों आ सकते हैं। ये फाउंडेशन होती है आगे रिसर्च को फर्दर डेवलप करने के लिए, कि पहले हमने ऑब्जर्व कर लिया, फिर हम उसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो आगे का प्रोसेस है। एम्पिरिकल रिसर्च वगैरह होता है कि किसी एविडेंस पे बेस्ड, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो एनालाइज्ड कोई डाटा हो, उस पे जो बेस्ड रिसर्च होती है उसको एम्पिरिकल रिसर्च वगैरह कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब है बेसिकली एक टेक्निकली अप्रोच होती है जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट को या 1-2 सब्जेक्ट्स को ऐसे एक-दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके देखते हैं कि आपस में उनका क्या रिलेशन है, अगर हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में क्या असर आएगा, वो सब देखते हैं। यूजुअली ये सब इंटरडिपेंडेंट होती है, ये स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए करते हैं कि हम स्पेशलाइज़ेशन कर सकें, हम जान सकें उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा। मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें 2 या 2 से भी ज़्यादा एकेडमिक अप्रोचेज़ वगैरह को हम कंबाइन करते हैं किसी एक नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए, एक सिस्टमैटिक मेथड है और ओरिजिनल है, ताकि हमें नई डिसिप्लिन्स के बारे में जाना जा सके। तो ये है टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट आता है रिसर्च एलिमेंट्स और रिसर्च एथिक्स क्या होता है। रिसर्च एलिमेंट्स का मतलब है रिसर्च में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, उसका कौन-कौन सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट, ये फाउंडेशन रिसर्च का, या ये बताता है कि भई रिसर्च है किस बारे में, ओरिएंटेशन क्या है, हम रिसर्च को किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। हाइपोथेसिस, ये बेसिकली स्टेटमेंट होती है कि हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या ये कौन-सा फैक्ट सच है, कौन-सा नहीं है। ये इंटर रिलेशन बताता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में। एम्पिरिकल प्लान्स वगैरह का मतलब है ये पूरा रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड होता है। एविडेंस एज़ इन जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, चाहे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, चाहे ऑब्जर्वेशन से, चाहे सर्वे के थ्रू, किसी भी थ्रू। इम्पार्शियलिटी मतलब है रिसर्च इम्पार्शियल होनी चाहिए, आप बायस नहीं होने चाहिए अपने ओपिनियन में, आपके अपने दिमाग में कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए किसी भी एक फैक्ट्स के या वेरिएबल के अगेंस्ट। ये रिसर्च प्रॉब्लम, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन क्या है जिसे हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी रिसर्च में। वेरिफिएबिलिटी, अब हमारी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, वो वेरिफाइबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं उसी मेन क्वेश्चन पे दोबारा कोई और रिसर्च करे तो आंसर सेम आना चाहिए। इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। एक्सपर्टीज़ का मतलब है कि अगर रिसर्च कंडक्ट करनी है उसके लिए भी एक स्किल चाहिए, एबिलिटीज़ चाहिए, अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए, तो रिसर्च एलिमेंट में एक्सपर्टीज़ भी आता है। नेक्स्ट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, वो है रिसर्च एथिक्स, कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? तो रिसर्च एथिक्स का मतलब है जितने भी लोगों को हम सर्वे कर रहे हैं या जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे रिसर्च में, वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना है, किसी को ज़बरदस्ती पार्टिसिपेशन नहीं कराना चाहिए। सेकंड आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब उनसे कंसेंट लेना चाहिए कि हाँ, हम किस लिए ले रहे हैं, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च, आपका क्या पार्टिसिपेशन है, आपका नाम कहाँ-कहाँ मेंशन हो सकता है, वो सब उन्हें पता होना चाहिए। रिस्क ऑफ हार्म, कि अगर हमारी जो रिसर्च है उसका असर क्या-क्या हो सकता है पार्टिसिपेंट के लाइफ पे, पार्टिसिपेंट चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, वो सारा हार्म हमें उन्हें कन्वे करना है, ये रिसर्च एथिक्स है। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, मतलब एनोनिमिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई पार्टिसिपेंट नहीं चाहता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसे पब्लिक की जाए, तो हम एनोनिमिटी रखेंगे, हम नहीं बताएँगे कि स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट कौन है, हम सिर्फ जनरल आइडिया देंगे कि मैक्सिमम लोगों का ये मानना है या ये है। तो ये कुछ रिसर्च एथिक्स है जिसे रिसर्च करते वक़्त फॉलो करना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च एट्रिब्यूट्स का, मेन 3 ही एट्रिब्यूट है, व्हिच इज़ ऑब्जेक्टिविटी, कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिसर्च का, रिलायबिलिटी, मतलब जो आपका डाटा है वो स्टेबल होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, और वैलिडिटी, मतलब आपका डाटा ऐसा होना चाहिए कि वो वैलिड हो, कोई फॉल्स डाटा नहीं शो कर रहा हो। तो ये है रिसर्च एलिमेंट और रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट आता है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक टेक्निक या टूल्स जो हमने यूज़ किए हैं रिसर्च करते वक़्त, रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च के डाटे को एनालाइज़ या इंटरप्रेट करने के लिए। तो सिस्टमैटिक कौन सा टेक्निक्स या टूल्स यूज़ किए हैं उसको रिसर्च मेथड कहते हैं। अब रिसर्च मेथड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, अलग-अलग चीज़ों पे बेस्ड। अगर हम डाटा के बेसिस पे देखें, तो अगर तो हमारा डाटा नंबर्स में है,
और हमने न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें न्यूमेरिकल डाटा आता हो। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। इसके एग्जांपल्स है सर्वे, अगर हम कुछ करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है, जिसका हम रिजल्ट जो है मेजर कर सकते हैं, वो सारा आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में। नेक्स्ट इसका जस्ट उल्टा होता है क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा, मतलब हम लोगों के एटीट्यूड को, एक्सपीरियंस को, बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिसको नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता है। इसमें एग्जांपल हो गया इंटरव्यू, कोई स्पेसिफिक फोकस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया, या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जगह की, स्पेसिफिक लोगों की। इसमें इम्पोर्टेंट होता है कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट पे, किस चीज़ पे बेस्ड आप ये रिसर्च कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इंडक्टिव भी होता है। एक होता है मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च का मतलब है जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिक्स करते हैं, ताकि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके किसी भी टॉपिक की। उसको हम कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च मेथड। नेक्स्ट अगर लॉजिक पे बेस देखें तो एक होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब हम एक जनरल आइडिया लेते हैं, हम जनरल आइडिया लेते हैं कि हाँ ठीक है, ग्रेविटी होती है। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उस थ्योरी को बहुत सारे स्पेसिफिक डाटा या एविडेंस के बेसिस पे, और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। मतलब हम एक पहले जनरल आइडिया लेते हैं और उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक वाले को डिडक्टिव कहते हैं। इसी का जो उल्टा होता है वो होता है इंडक्टिव। इसका मतलब है बॉटम अप अप्रोच। हम एक स्पेसिफिक आइडिया को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक कॉजेज से, और उससे फिर हम जनरल थ्योरी डेवलप करते हैं कि अच्छा ये क्या है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। नेक्स्ट अगर इंक्वायरी पे बेस देखें तो रिसर्च मेथड दो टाइप के हो सकते हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड और एक है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है एक पूरा प्रोसेस डिफाइंड है कि हम कलेक्ट करेंगे डाटा, उसको कैसे एनालाइज करेंगे। यूजुअली ये डाटा न्यूमेरिकल होता है, और आपने यहाँ भी देखा होगा कि स्ट्रक्चर्ड किस में आता है, क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्ट्रक्चर्ड मेथड क्वांटिटेटिव मेथड का ही पार्ट है, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, रूल्स फॉलो करे। अनस्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल अप्रोच, जो हम ऑब्जर्वेशन वगैरह के थ्रू, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन फ्लेक्सिबली अप्रोच कर सकते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस पे आंसर दे सकते हैं, उसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है न्यूमेरिकल। डाटा कलेक्शन मेथड के बेसिस पे ये केस स्टडी हो सकती है, जिसमें हम एक छोटे से केस या एक पर्टिकुलर जगह का की पूरी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वो केस स्टडी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं, हम उन्हें शिफ्ट नहीं करते हैं, हम बस ऑब्जर्व करते हैं। सर्वे में है कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लोगों से सवाल पूछ के, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू हो, चाहे हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया उसके थ्रू, या गूगल फॉर्म्स के थ्रू हो, वो सब सर्वे का पार्ट है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम के बेसिस पे, या तो लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है जब हमने सेम लोगों से या सेम ग्रुप से को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया हो, से फॉर एग्जांपल 5 साल तक या 5 महीने तक, वो लॉन्गिट्यूडनल वगैरह है। इससे हम ट्रेंड या डेवलपमेंट क्या हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सब स्टडी कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है। क्रॉस सेक्शनल होता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से, सेम लोगों से नहीं, अलग अलग लोगों से, और लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो मैंने डाटा आज कलेक्ट किया है अलग अलग लोगों से, तो वो क्रॉस सेक्शनल है, सिर्फ एक दिन की बात है, और ये कम एक्सपेंसिव होता है, क्विक होता है, खत्म हो जाता है। तो ये थे रिसर्च मेथड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो उन्हीं का सब पार्ट उन्हें कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और रिसर्च मेथड है, जिसमें से कुछ मैंने मेंशन कर दी, जो अगर 1 मार्क, सॉरी, 1 स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं। कंक्लूसिव रिसर्च, ये वो रिसर्च होती है जिसका मेन एम होता है कि डेफिनेट आंसर्स फाइंड आउट करना या सॉल्यूशन फाइंड करना किसी भी एक प्रॉब्लम का, किसी भी एक रिसर्च क्वेश्चन का। एक्सप्लोरेटरी, जिसका नाम में ही है, इसका मतलब है एक्सप्लोर करना और डीपर इंसाइट फाइंड आउट करना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है ऑफ कोर्स सिमिलर टू एक्सप्लोरेटरी, किसी भी सिचुएशन को डिपिक्ट करना या डिस्क्राइब करना पूरी डिटेल में, बिना उसको चेंज किए, बिना उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। हमारा एम सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं है यहाँ पे है हम उसे बस एक डिटेल में स्टडी कर सकें। एनालिटिकल का मतलब है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में, और फाइंड आउट करना कि भाई उनका रिलेशन क्या है, क्या स्टेप है, क्या ऑर्डर है। कोरिलेशन, जैसे कि नाम में है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग इवेंट्स, वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, और अगर हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में क्या चेंज होगा, उसको बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। फिर आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब जो पास्ट इवेंट्स को और कल्चर्स को स्टडी करते हैं।
देखने के लिए कि आज के टाइम में जो चीज़ें हैं वो कैसे शेप्ड अप हुई है, क्या-क्या फैक्टर्स ने उन्हें अफ़ेक्ट किया है। फिर आता है एम्पिरिकल रिसर्च जो कि एनालिसिस बेस्ड होता है, जो हमने डाटा ऑब्ज़र्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पे बेस्ड है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा रिसर्च मेथड्स थे। नेक्स्ट चीज़ आती है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है या कह लो ब्लूप्रिंट है जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी, उसका एम क्या है, सब कुछ जो होता है वो रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन होता है। तो डिज़ाइन हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम एड्रेस कर सकें कि भाई टॉपिक क्या है हमारी स्टडी का, प्लेस क्या है या हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च, टाइप ऑफ डाटा जो हमें चाहिए कि न्यूमेरिकल है या ऑब्जर्वेशनल है, टाइम पीरियड क्या है, कैसे उन्हें एनालाइज किया जाएगा, स्टाइल क्या होगा रिपोर्ट राइटिंग का, सैंपल कौन सा लिया है, सब कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है न्यूट्रैलिटी, मतलब इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जनरलाइज आइडिया डेवलप करने के लिए होना चाहिए, रिजिड या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे। फिजिबल मतलब हम कॉस्ट वाइज कैसा है, क्यों ज़रूरी है रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च में इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ताकि सारा ऑपरेशन स्मूथली रहे। अगर हमें पता रहेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। लेआउट प्रोवाइड करना ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें, रिसर्चर्स को हेल्प करना डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी के लिए और कंट्रोल करना अलग-अलग वेरिएबल जो अफेक्ट कर सकते हैं रिसर्च को प्रॉपर्ली। प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं जो रिसर्च डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं या उन्हें फॉलो करना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन के टाइम। जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है, वो अगर नेक्स्ट टाइम कोई कंडक्ट करता है स्टडी उसको रेप्लिकेट किया जा सके। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लेआउट डिज़ाइन, लिटरेचर, कलेक्शन एनालिसिस ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं अलग-अलग जिससे हम फॉलो कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च के स्टेप्स। रिसर्च डिज़ाइन में पूरे की कंपोनेंट स्टेप्स ही होते हैं। तो रिसर्च में एक्चुअली होता क्या है? स्टेप्स वो बताते हैं हमें। सबसे पहले हम करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को डिफाइन मतलब हमारे रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, हमका एम क्या है, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और हमारा अप्रोच क्या है कि हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या करेंगे। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू कहते हैं इसे या रिव्यू इन गैदरिंग लिटरेचर। ऑलरेडी कौन-कौन कितनी रिसर्च किसी भी टॉपिक पे हो चुकी है, कितना डाटा हमने फाइंड आउट करा हुआ है, किसी और ने क्या-क्या रिसर्च किया है, उससे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाई करना पॉपुलेशन जिसका हमें सर्वे करना है और सैम्पलिंग मेथड हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या। नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस का मतलब है हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि जो ये इवेंट है वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है या उसका रिलेशन है कि क्या है वो हाइपोथेसिस है। वेरिएबल आइडेंटिफाई करना जो भी हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट नहीं करेंगे वो सब आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आता है कलेक्शन मेथड कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हम सर्वे करेंगे या हम ऑब्जर्व करेंगे या फिर हम डाटा क्वेश्चनरी के थ्रू कलेक्ट करेंगे, वो सब आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना क्वांटिटेटिव बेसिस पे या क्वालिटेटिव बेसिस पे डिपेंड करता है हमारा डाटा कैसा है। अगर तो नंबर्स में है तो हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर होता है एनालाइज करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर तो क्वालिटेटिव है तो हम देख सकते हैं कि बेटर कौन सा है, क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी, वो सब एनालाइज कर सकते हैं। फिर आता है एक बार हमने एनालाइज कर लिया फिर हम उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्या ये रिसर्च जनरलाइज हो सकती है, क्या ये रिसर्च सब चीज़ों पे अप्लाई होती है, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए वो। नेक्स्ट है हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट राइटिंग में सब कुछ आ सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, वो एक रिसर्च पेपर हो सकता है, वो एक मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिसर्च कैसी है उस पे। अगर देखें तो इसके बाद एक और बात आता है वो होता है रिसर्च में पीयर रिव्यू वगैरह मतलब हम जो अपना रिसर्च हमने की है हम उसको सबमिट करेंगे किसी न किसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए, वहाँ पे पीयर रिव्यू होगा, लोग पूरा रिव्यू करेंगे कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, जहाँ पे वो प्लेगरिज्म चेक भी किया जाता है कि भाई कितना प्लेगरिज्म है, कितना आपने दूसरों से कॉपी किया है और उसके बाद अल्टीमेटली हमारी रिसर्च पूरी पब्लिश वगैरह होती है, तो रिसर्च डिज़ाइन में ये सब होता है। आई होप आपको रिसर्च डिज़ाइन थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा। हम एक-एक जो ये पार्ट है, ये रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम या किसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो। ये बेसिकली डायरेक्शन देता है और हमारी पूरी स्टडी का स्कोप बताता है कि क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है। क्राइटेरिया जो बेस्ड होता है जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। एक तो हमारा पर्सनल क्यूरोसिटी किस चीज़ के ऊपर है, हमारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक में है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं।
दूसरा कितना टाइम लगने वाला है इस रिसर्च में, क्या कॉस्ट आएगी, इसका फाइनल रिजल्ट हमें बदले में कितना मिलेगा, वो सब। फिर है क्या इसके लिए डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या हम कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, उस पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेजेस इन रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन। सबसे पहला स्टेज होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, कि हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या है, स्पेसिफिकली हम किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे ये रिलेटेड होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमने इससे पहले जो रिसर्च की है उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है या बिल्कुल डिफरेंट है, क्या वो फिजिबल है, क्या वो कंडक्ट भी किया जा सकता है, क्या वो साइंटिफिक है कि नहीं, उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस है वो। फिर जो हमने एरिया डिसाइड किया, मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगी और हिस्ट्री के किसी एक पीरियड पे, मान लो फॉर मिडिवल इंडिया का रिसर्च करूंगी, तो फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगी प्रॉब्लम या स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करूंगी इस पूरी मेडिवल हिस्ट्री में से मैं किसके बारे में स्टडी करना चाहती हूँ। जैसे मुगल्स के बारे में करना चाहती हूँ, मुगल में भी मैं अगर अकबर के बारे में किसी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च करना चाहती हूँ, तो हम टॉप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम और फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं मेरी स्टडीज वगैरह को, उसका सिग्निफिकेंस, सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं, हमारा इंटरेस्ट कितना है, उसके लिए ट्रेनिंग क्या क्या चाहिएगी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज़ों की, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, मतलब मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने उसका डाटा रिसर्च वगैरह कर लिया, फिर हम एनालाइज करेंगे कि बैकग्राउंड कितना, किस चीज़ों का रिव्यू हमें करना है, कि कौन से टाइप की लिटरेचर्स हमें पढ़नी है, वो सब है। और लास्ट वही है रिव्यू और लिटरेचर। आइडेंटिफाई वेरिएबल भी इसी का एक पार्ट है, जो पहले भी कहा था। वैसे वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी स्टडीज को, मतलब अगर उनमें चेंज आया तो उससे हमारी स्टडी पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। अब ये बहुत सारे टाइप्स वगैरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कह लो कि जिसका असर नहीं पड़ने वाला है। डिपेंडेंट का मतलब है जो डिपेंड करता है, अगर एक चीज़ होगी तभी ये वाले वेरिएबल में चेंज आएगा, ये वाला है। कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा टाइप्स हैं एज सच। मेजरमेंट का मतलब हम कैसे मेजर करते हैं कि कितने ज़्यादा वेरिएबल है और उनकी क्या इफ़ेक्ट वगैरह पड़ सकते हैं। अब ऑर्डिनल रूल्स वगैरह होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, रेशियोज़ में मेजर कर सकते हैं, एटीट्यूडनल चेंज वगैरह मेजर कर सकते हैं ये। तो फर्स्ट हो गया रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या टॉपिक है हमारा। लिटरेचर रिव्यू आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप लिटरेचर रिव्यू का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च जितनी भी है, बुक्स, जर्नल, जो भी है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या-क्या है, वो सब फाइंड आउट करना और जानना कि उनमें क्या-क्या मेंशन है, उन्होंने किस चीज़ को आंसर किया, क्या मेथड यूज़ किया, ताकि मैं अपने मेथड डिसाइड कर सकूँ कि मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये भी, इससे ये भी फ़ायदा होता है, एक तो रिसर्च का पता चलता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऊपर से पता चलता है कि ऑलरेडी क्या-क्या रिसर्च हम कर चुके हैं, तो हम डुप्लीकेसी रिड्यूस हो जाती है इससे, कि हम डुप्लीकेट वही सेम रिसर्च हम ना कर दें। ये सब है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी नॉलेज और एक्सटेंड करना उस टॉपिक के बारे में, और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले, फोकस मिले, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी डिसाइड कर सकें कौन सा बेटर है, हम एक कंस्ट्रक्टिव फाइंडिंग कर सकें कि फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होगा, और वो उसे कंपेयर कर सके हमारी प्रीवियस जितनी भी रिसर्च उस टॉपिक पे हुई है उससे। प्रोसीजर होता है कि पहले हम सर्च करते हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर कौन कौन से, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पर आप सर्च कर सकते हो, जैसे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर है। फिर उसके बाद हम रिव्यू करते हैं कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, उसका मेथड क्या था, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। फिर हम अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि भई हमारी रिसर्च में हम क्या आंसर करने की कोशिश करेंगे। लिटरेचर रिव्यूज़ के मेन सोर्सेज़ कि कहाँ से कर सकते हैं, अब या तो तुम्हें बुक्स पढ़ सकते हो, कोई जर्नल्स देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च वगैरह। और एक स्ट्रॉन्ग सर्च बेसिकली वो होती है जिसमें हम सारी चीज़ों को, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी सर्च स्ट्रिंग्स वगैरह है, सर्च रिजल्ट, उन सबको कंसेप्चुअली पूरा एक बार समझे और उसके बेस्ड पे अपना लिटरेचर रिव्यू और नया रिसर्च क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट प्रोसेस, हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होता है इतने सारे डाटा में से हमें कौन से सेलेक्टेड सैंपल को स्टडी करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। मान लो अगर मैं स्टडी कर रही हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद बहुत लार्ज है, इसमें से मैं स्पेसिफिकली चूज कर सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक कॉलेज को स्टडी करूंगी, से गार्गी कॉलेज। तो मैं, गार्गी कॉलेज हो गया मेरा सैंपल, इसमें भी मैं और फर्दर डिसाइड कर सकती हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ एज वाइज चाहिए, मेरे को जेंडर वाइज चाहिए क्या। तो ये सब होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग
एक सैंपल बहुत ही बड़े पॉपुलेशन वगैरह में से, ताकि हम उसके बेस पे कंक्लूजन बता सकें पूरी पॉपुलेशन का। अब क्यों ज़रूरत है सैंपलिंग? एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बड़ी होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। और दूसरा रीज़न है ताकि डाटा मैनेजेबल हो, हम एक्यूरेट प्रोडक्शन कर सके रिजल्ट का, उसको जनरलाइज किया जा सके। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि सैंपल साइज, मतलब कितने लोगों का सैंपल होगा, कितना कट होगा। होमोजेनी या हेट्रोजेनिटी, कि हमने जो चुना है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है। हमने कितना क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है, मतलब मुझे कितना इंटरवल का चाहिए, कितना बड़ा डाटा चाहिए, उसके बेस पे। नेचर ऑफ स्टडी, कि हमारे टेक्निकल डाटा है या ऑब्जर्वेशन है, या उसके बेसिस पे हम चूज करेंगे। पॉपुलेशन हमारी क्या है, उसके बेसिस पे प्रिसीजन, बायसनेस कितनी है, वो सब है। अब टाइप्स ऑफ सैंपल्स होते हैं, टाइम के बेसिस पे सैंपलिंग वगैरह हो सकती है कि शॉर्ट इंटरवल पे चाहिए या हम बहुत लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व करेंगे। इवेंट सैंपलिंग, की एक स्पेसिफिक इवेंट या फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे। फिर स्पेसिमेन सैंपलिंग वगैरह भी होता है कि एक ग्रुप ऑफ लोगों को, उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को स्टडी करेंगे। सैंपलिंग प्रोसेस के अगर स्टेप्स की बात करें तो इसमें है टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना, फिर उसमें से सैंपलिंग जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर कौन सी सैंपलिंग यूनिट है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, उनका साइज कितना होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको रेशियो में दिखाना है, इंटरवल में दिखाना है, और उसके बाद सैंपल्स कलेक्ट करना। सैंपलिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती है, एक होता है रैंडम सैंपलिंग या जिसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इनमें आउट ऑफ 50 में से हम 25 को कर लेंगे ऐसे। और सिंपल रैंडम होता है, कोई भी इस सैंपल का पार्ट हो सकता है, या इसमें क्लस्टर सैंपलिंग भी आता है कि ग्रुप ऑफ लोगों को स्टडी कर लिया। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है नॉन रैंडम, हमने स्पेसिफिकली बेसिस पे एक क्वार्टर डिसाइड किया कि भाई इन्हीं को करेंगे, उन्हीं को जजमेंटल बेसिस पे स्टडी किया जाएगा। अब सैंपलिंग में बहुत सारे एरर्स भी हो जाते हैं, उनमें इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैंपलिंग एरर या नॉन सैंपलिंग एरर्स वगैरह। सैंपलिंग एरर्स का मतलब है हमने डाटा रैंडमली कलेक्ट किया है, या हमने ऐसा पॉपुलेशन कलेक्ट कर लिया जिसका हमें चाहिए ही नहीं था, या हमने कलेक्ट करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन गलत नोट डाउन कर ली या कुछ और कर लिया, वो सारा है। नॉन सैंपलिंग का मतलब है हमारी तरफ से डाटा नहीं, डाटा बहुत ज़्यादा नैरो है, रिसोर्सेज बहुत ही कम है, जो रिस्पॉन्स मिला है वो हमारे हाइपोथेसिस के लिए हिसाब से नहीं है, वो सब नॉन सैंपलिंग डाटा है। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्च में, हाइपोथेसिस। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है पेपर में, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो हाइपोथेसिस कहते हैं टेस्टेबल रिलेशनशिप, जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन क्या है। हाइपो का मतलब ही होता है इमेजिनरी, और थीसिस का मतलब होता है प्रीफेस। कि इमेजिनरी प्रीफेस हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई टेंटेटिव रिजल्ट क्या होने वाला है, कि क्या ये रिलेशन निकलेगा या वो सही होगा, गलत होगा, ये टेंटेटिव टेंटेटिव होता है, हम डिसाइड करते हैं स्टार्टिंग में रिसर्च के। इसी को अल्टीमेटली हम चेक कर रहे होते हैं पूरी रिसर्च के थ्रू, फाइनल कंक्लूजन भी यही आता है कि जो हमने सोचा था वो सही है कि नहीं, हमारा रिजल्ट उसी पे वो होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए बहुत ज़्यादा, टेस्टेबल, मतलब ऐसे चीज़ को हाइपोथेसिस लेना है जो जिसे हम टेस्ट कर सकें, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसका रिलेटिवनेस होनी चाहिए बाकी टॉपिक्स के साथ, इसका स्कोप थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए, इसके अलावा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिजल्ट में। ये ऐसा हाइपोथेसिस लेना है जो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, समझ में आ सके आसानी से। अब बहुत सारे टाइप के हाइपोथेसिस होता है, जिसमें सबसे कॉमन है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बेसिकली इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। आप ये मान लेते हैं कि आपका टॉपिक जो है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उसे लेके चलते हैं। फिर जब फाइनली हम डाटा कलेक्ट करते हैं और हम फिर फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये ट्रू है कि नहीं, कि क्या अगर रिलेशन निकलता है तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है, अगर नहीं निकलता है तो नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है। सबसे बेसिक है जो ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होती है। पर्पस, सबसे पहले कि क्या सिग्निफिकेंट उनके बीच में रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, इसका यही पर्पस होता है बताने का। ये अलाउ करता है कि हम मैथमेटिकल मेथड फॉलो कर सके रिसर्च को एनालाइज करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, ये बिल्कुल उल्टा है नल हाइपोथेसिस से। नल कहता है कि कोई रिलेशन नहीं है, अगर तो रिलेशन निकलता है तो हम वो उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है। ये एक जेरी नेमिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था नल हाइपोथेसिस वगैरह का। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट किया जा सके, रिलेशनल्स, या इसके अलावा
डिडक्टिव, इंडक्टिव बहुत सारे, पर इम्पोर्टेंट मेन ये 2 ही हैं, एक है अल्टरनेटिव और एक है नल। आपको यही 2 पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब उसको टेस्ट कैसे किया जाएगा। अप्रोचेस हम कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट अप्रोच, मतलब फर्स्ट अप्रोच का मतलब है हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको उसके बेसिस पे बताएँगे कि हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। सेकंड अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू की, प्रोबेबिलिटी कितनी है इस चीज़ के करेक्ट होने की या इनकरेक्ट होने की। थर्ड अप्रोच है कॉन्फिडेंस अप्रूवल अप्रोच, जो हमने ये दोनों अप्रोच फॉलो कर लिए उसके बाद फाइनली कितने कॉन्फिडेंट हैं हम उस पर्टिकुलर डाटा पे, हाइपोथेसिस पे कि वो करेक्ट ही होगा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रोसीजर्स अगर बात करें तो प्रोसीजर होता है, पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, फिर हम उसका सिग्निफिकेंस वगैरह देखते हैं कि क्या होगा, फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन-कौन से स्टैटिस्टिक्स टूल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे और उससे क्रिटिकल रीजन कौन-सा है उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको स्टडी करते हैं और वो डिसीजन जो हमारा फाइनल आया है, उसको मार्केट करते हैं। अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस के, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल कह लो, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग है जो हम कर सकते हैं, जैसे नॉर्मैलिटी, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट है एक है, एनोवा, एच टेस्ट और एफ टेस्ट वगैरह। सब इंडिविजुअली अलग-अलग चीज़ें टेस्ट वगैरह करते हैं, बट फाइनल मतलब यही है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह है। इंडिविजुअली डिटेल में जाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डाटा। अब हमने सैंपल हो गया, हाइपोथेसिस डिसाइड कर ली। अब डाटा में आता है सबसे पहले डाटा कलेक्शन। हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अब हम डाटा कलेक्शन में प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जिस भी बेस पे हमने डिसाइड किया कि हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। प्राइमरी मेथड तो 2 ही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ गए क्वेश्चनेयर या रिप्रेशन, उनका बीच में कोरिलेशन क्या है डाटा के बीच में। क्वालिटेटिव में आ गया ऑब्जर्व करना, इंटरव्यू पूछ के थ्रू डाटा करना या एक्सप्लेन करना किसी टॉपिक को। सेकेंडरी हो गया बुक्स, न्यूज़, जर्नल आर्टिकल से डाटा कलेक्ट करना, वो सारे। तो बहुत सारे तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। फिर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस, जिसमें हम डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं, जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको क्लीन करते हैं, जो हमें चाहिए सिर्फ वो डाटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हम एक डिसीजन पे पहुंच सके। टाइप्स, अब डाटा एनालिसिस के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग का मतलब है एक रॉ डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको एक बिजनेस इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना। फिर एक डिस्क्रिप्टिव डाटा वगैरह, मतलब हम प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को मीनिंगफुली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वगैरह में। इन्फ्लुएंशियल मतलब है उससे इन्फ्लुएंस करना कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो सब आइडेंटिफाई करना। प्रेडिक्टिव का मतलब है आउटकम प्रेडिक्ट करना कि क्या हो सकता है सही, क्या नहीं हो सकता है। फिर है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मतलब जो इससे पहले डाटा वगैरह कलेक्ट किया गया था उसको आइडेंटिफाई करना और परफॉर्मेंस उसके बीच में कोरिलेट करना। डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं कि फाइनली रिजल्ट क्या है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो डाटा का रिजल्ट आया। फिर इसमें डाटा का प्रेजेंटेशन भी इंक्लूड होता है कि हम डाटा को टेबल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में एज इन मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमने सब कुछ कर लिया है, डाटा हो गया हमारे पास, उसको इंटरप्रेट कर लिया। अब हम करते हैं एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग होता है हमारी जो भी पूरी रिसर्च जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हमने क्या रिसर्च प्रॉब्लम लिया, हमने कैसे किया, क्या किया, उससे लेके इंटरप्रिटेशन तक उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरली 20-30 पेजेस में समराइज करना, ये वाला। इसमें आता है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट एक तरीका है ये लोगों तक बताने का कि हमारी रिसर्च ने क्या फाइंड आउट किया है। ये रिप्रेजेंट करता है रिसर्च को एक स्ट्रक्चर्ड, क्लियर, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर्स में। ज़रूरी क्यों है? ताकि हम एक्सप्लेन कर सके भी हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या थी, उसने क्या फाइंड आउट किया, सब कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे सके आगे वाली रिसर्च के लिए। स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब एक फॉर्मेट होता है पूरा रिसर्च रिपोर्ट का, उसी को फॉलो करना होता है। जैसे कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट मतलब किस स्ट्रक्चर में, सबसे पहले जैसे टाइटल पेज हो गया, फिर उसके नीचे एब्स्ट्रैक्ट होता है जो समरी होती है, उसके नीचे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू कौन-कौन सी किया उनमें से कुछ को मेंशन करते हैं, फिर मेथड बताते हैं। डाटा एनालिसिस मतलब टेबल्स और ग्राफ वगैरह दिखाते हैं, हमारी फाइंडिंग और कंक्लूजन बताते हैं। उसके बाद रेफरेंस वगैरह देते हैं कि हमने कौन सी बुक्स, कौन से रिसर्च को रेफर किया है और या बिब्लियोग्राफी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक रिसर्च रिपोर्ट का। स्टाइल, अब राइटिंग और स्टाइल डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कैसा है। सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हम ऐसे सोर्स नहीं साइट करें जो हमने यूज़ नहीं किया है। सारे सोर्सेज जो भी हमने यूज़ किए हैं उन्हें साइट करना कंपल्सरी है, वरना प्लेगरिज्म हो सकता है। तो ये पूरा स्टाइल है।
फॉर्मेट में है कि क्या रोल है, टेबल क्या है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अपेंडिक्स मतलब पूरा इंडेक्स क्या है, कौन-सा शॉर्ट टर्म्स हमने यूज़ किए, सब कुछ। कुछ गाइडलाइंस है रिसर्च रिपोर्ट को लेके कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए और अनकन्वेंशनल टर्म्स वगैरह मेंशन नहीं करनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए, इसमें टेबल वगैरह इंक्लूड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे पढ़ें, अपीलिंग होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए ग्रामेटिकल एरर से कि फाइनल करने से पहले हमें उसमें से ग्रामेटिकल एरर सारे रिमूव कर देने चाहिए। अब हमने रेफरेंस की बात की है, तो रेफरेंस होता है डिटेल्ड बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। जो भी रिसर्च में हमने जितनी भी बुक्स, जर्नल्स वगैरह पढ़ी है, रेफर किए, उन सब की बेसिकली समरी, उन सब के बारे में बताना होता है यहाँ पे। इसमें से एक होता है साइटेशन, मतलब रेफर करना कि किस फॉर्म में लिखा जाएगा। हमने जो-जो बुक्स वगैरह पढ़ी है, टेक्स्ट है, यूजुअली ये इस फॉर्मेट में होता है कि टाइटल लिखते हैं, उनका ऑथर, कब पब्लिश हुई थी वो स्टडी और किस पब्लिशर कौन है या कौन सी जर्नल है, वो सब होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, एपीए, एमएलए स्टाइल या टर्बिक शिकागो स्टाइल वगैरह, अलग-अलग कंट्री या अलग-अलग जगह पे अलग-अलग स्टाइल फॉलो किया जा सकता है, डिपेंड करता है कौन से हुए हैं। फिर उसके बाद होता है रिसर्च रिपोर्ट को इवैल्यूएट करना, कुछ पैरामेट्रिक्स वगैरह पे कि भाई हमारा फाइनली कॉन्ट्रडिक्शंस क्या-क्या आइडेंटिफाई हुए हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या थी, वेरिएबल्स के चॉइस क्या थे, डाटा एनालिसिस में क्या आया, गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं, डेवलप एरिया कौन-कौन से, इस बेसिस वगैरह में। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि और का काम या आइडिया या कोई थॉट कोई करना लेकिन उसको बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए हुए। एसेंशियली ये कहना है कि ये तो मेरा आइडिया है, बिना जिसने का मेन आइडिया है उसको प्रॉपर क्रेडिट दिए हुए, उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। और प्लेगरिज्म जो है वो बहुत सारे टाइप का हो सकता है। एक होता है कंप्लीट प्लेगरिज्म, मतलब पूरा का पूरा किसी और का वर्क अपने नाम पे सबमिट कर देना। डायरेक्ट या वर्बेटिम का मतलब है वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना दूसरे डॉक्यूमेंट में, जो ओरिजिनल होना है उसको क्रेडिट देते हुए या उसका कहीं भी रेफरेंस देते हुए। पैराफ्रेजिंग होता है किसी और के वर्क के बस उसमें बस थोड़ा बहुत चेंज करके या वर्ड्स आगे पीछे करके लिख देना, लिख और कहना कि ये हमारा वर्क है, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। सोर्स बेस्ड होता है गलत सोर्सेज को साइट करना या तो जो एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे सोर्सेज लिखना, यूजुअली जो एआई वगैरह के थ्रू तो उसमें इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर होता है मोज़ेक या पैचवर्क, इसमें क्या करते हैं हम 3-4 अलग-अलग सोर्सेज़ से डाटा लेते हैं, फ्रेज़ लेते हैं, सेक्शन लेते हैं और उनको एक पूरा स्ट्रक्चर में लिख के कह देते हैं कि ये हमारी रिसर्च है, उसको कहते हैं मोज़ेक, पैचवर्क, प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल का मतलब है हमने अनइंटेंशनली कुछ कॉपी कर दिया या जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेम हो गया है किसी और रिसर्च के थ्रू क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर दिया या हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। लास्ट है सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म, इसका मतलब है अपने ही किसी पुराने रिसर्च के वर्क को यूज़ करना या साइट करना लेकिन हमने अपने आप एक्नॉलेज नहीं किया है। एक्नॉलेज का मतलब है हमने उसे रेफरेंस में या बिब्लियोग्राफी में कहीं मेंशन नहीं किया है। इसको ये भी प्लेगरिज्म माना जाता है चाहे वो हमारा सेल्फ वर्क क्यों ना हो। यूजीसी ने 2018 में रिसर्च पेपर्स वगैरह के लिए गाइडलाइन निकाली थी, प्लेगरिज्म गाइडलाइंस। इसमें 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला होता है माइनर प्लेगरिज्म, मतलब अगर आपका आपका टेक्स्ट जो है किसी और प्लेगरिज्म किसी और के रिसर्च से या पेपर से कॉपी हो रहा है 10% तक, तो उसको कहते हैं माइनर प्लेगरिज्म और इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा मैच किया जा सकता है 10% तक तो। सेकंड आता है मॉडरेट प्लेगरिज्म, अगर आपकी जो रिसर्च टेक्स्ट है या रिपोर्ट है वो 10 से 40% के बीच में किसी और रिसर्च रिपोर्ट वगैरह से मिलती है और आपने उसको साइट नहीं कर रखा है। याद रखना प्लेगरिज्म में इंपॉर्टेंट होता है साइट कि हमने क्रेडिट उसे दिया है कि नहीं। अगर क्रेडिट दिया तो वो प्लेगरिज्म में नहीं मानता, अगर क्रेडिट नहीं दिया तो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। इसमें अगर आपकी थीसिस या डिसर्टेशन है प्रोजेक्ट लेवल पे तो आपको यूजुअली कहा जाता है कि आप रिवाइज करो 6 महीने में फिर से सबमिट करो। अगर तो आपकी कोई पब्लिकेशन है जर्नल्स वगैरह तो आपको आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। ये पनिशमेंट्स है बेसिकली जो ये नीचे मेंशन है, ये पनिशमेंट क्या मिल सकती है वो है। होता है सीरियस प्लेगरिज्म, आपने अगर 40 से 60% कॉपी कर लिया है किसी और का रिसर्च तो ऐसे में अगर तो थीसिस और डिसर्टेशन है तो स्टूडेंट्स को डिबेयर कर दिया जाता है कि भाई वो दोबारा अपना काम 1 साल तक सबमिट नहीं कर सकता है, 1 साल के बाद ही वो सबमिट कर पाएगा। और अगर तो जो आपका पब्लिकेशन है
तो आपको कहा जाएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ करो और जो इंक्रीमेंट होना था वो 1 साल तक के लिए रोक दिया जाता है और आपको सुपरविज़न राइट 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 4th लेवल आता है बहुत ही सीरियस, मतलब आपने 60% या उससे ज़्यादा कॉपी कर लिया है किसी और का काम और उसको क्रेडिट नहीं दिया है। तो अगर आपके थीसिस और डिसर्टेशन है तो स्टूडेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन है प्रोग्राम वो कैंसल हो सकता है और अगर मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो विथड्रॉ भी कर ली जाएगी। इंक्रीमेंट इस बार 2 साल के लिए मना कर दिया जाएगा और आपका सुपरविज़न राइट 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पनिशमेंट होती है और प्लेगरिज्म कितना तक अलाउड है, कितना नहीं। अब पता कैसे चलता है कि प्लेगरिज्म कितना ज़्यादा है, 10%, 50%, 40%? उसके लिए टूल्स है बहुत सारे ऑनलाइन में, जिसमें से सबसे बेसिक है, जो यूज़ करते हैं वो है टर्निटिन और कुंड ड्रिल बिट करके है। जो यूजीसी केयर की जितनी भी वेबसाइट है, शोध शुद्धि वगैरह वो यूज़ करती है। एक लास्ट टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव जो रिसर्च में लिए गए हैं ई-रिसोर्सेज़ वगैरह से रिलेटेड, कि हमें ई-रिसोर्सेज़ आसानी से अवेलेबल हो जाए। सबसे पहला है शोध गंगा। ये एक डिजिटल रिपॉजिटरी है जिसमें सारी पीएचडी थीसिस, डिसर्टेशन जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें अगर कोई स्टूडेंट अपनी पीएचडी की थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करता है और वो सब शोध गंगा पे अवेलेबल होती है। इसको इनफ्लिबनेट जो है वो मैनेज करता है। उसके बाद आता है शोध सिंधु। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल्स को एक्सेस देते हैं कि वो ई रिसोर्सेज जितने भी हैं, मतलब सारे जर्नल्स, बिब्लियोग्राफी, उन सबको एक्सेस कर सके, उनको स्टडी कर सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है और ई शोध सिंधु बनाया गया था। 3 अलग-अलग प्लेटफॉर्म थे इससे पहले, इंडेस्ट, एआईसीटी, एनलिस्ट और यूजीसी का इन्फोनेट, उनको मिला के ई शोध सिंधु बनाया गया। नेक्स्ट आता है शोध गंगोत्री। ये एक डाटाबेस है जो ट्रैक करता है कि अभी फ़िलहाल कौन किस-किस टॉपिक पे किस क्या-क्या रिसर्च चल रही है एमफ़िल में, पीएचडी में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। फिर एक आता है ई-विद्वान। ये डाटाबेस है जो अब बहुत जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि उन्होंने अब तक क्या-क्या किया है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में हैं, कितने साल से हैं, वो सब। इम्प्रेस, इसका मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। 2021 में लेके आया गया था ताकि रिसर्च को फंड किया जा सके। ऐसी सारी रिसर्च जो भी गवर्नेंस को, पॉलिटी को, सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये इसको मैनेज करता है आईसीएसएसआर, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है सोशल साइंस का, वो। तो ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और सिर्फ मैंने उन्हीं को मेंशन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आईसीटी या कंप्यूटर, जो कि पेपर 1 में यूनिट 8 है और पेपर 2 अगर आपका लाइब्रेरी साइंस है तो उसमें यूनिट 7 है, जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।